फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग थे वो अंधाधुंध फॉरेस्ट काट रहे थे, अंधाधुंध पेड़ को काट रहे थे। देखिए पेड़ ब्रिटिश के भी लोग काट रहे थे, बट ब्रिटिश के लोग जो पेड़ काट रहे थे वो किसी ना किसी यूज के लिए हो रहा था। लेकिन ये लोग जो ब्रिटिश का, अब आप कहोगे कि यार ये तो सर तो पूरी तरह ब्रिटिश के पक्ष में आ गए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, मतलब कि जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग कॉमर्शियली कैसे यूज कर सकते हैं। तो द ब्रिटिश वेयर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय अ लोकल पीपल एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय अ ट्रेडर्स यू वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। तो जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको चिंता होने लगी, वो बहुत वरीड हो गए कि जो लोकल पीपल थे वो पेड़ काट रहे हैं। जो लोकल पीपल इन द सेंस जो फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग थे, जो पूरी तरह फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, वो फॉरेस्ट को क्या करते थे, काटते थे अपने यूज के लिए। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गई कि अगर ये ऐसे ही काटते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा कि जो हम लोग वैरायटीज ऑफ ट्रीज हैं उसको हम लोग खो देंगे और फिर हमारे पास जो है कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो हम बिजनेस वगैरह है या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और होगा या फिर और अगर ट्रैक बिछेंगे तो उसमें जो पेड़ों का यूज़ हम लोग करते हैं वो यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोकल आदमी ही ये सब चीज़ों को काट दे रहे हैं और गलत तरीके से। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिच ब्रांडिस। तो इन्होंने जो है डिसाइड किया कि एक जर्मन एक्सपर्ट हैं डेट्रिच ब्रांडिस, इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो डेट्रिच ब्रांडिस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो पहले फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंडिया, मतलब फॉरेस्ट के लिए भी एक इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया, किसको, डेट्रिच ब्रांडिस को। और ये आपके नॉर्मल एकेडमिक एग्जाम ही नहीं, जब अगर आप आगे चलेंगे 12th के बाद कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरल इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट कौन है, तो कौन है, डेट्रिच ब्रांडिस। तो इनको जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनाया गया, और इनको इसलिए बनाया गया ये आगे बताते हैं कौन से पेड़ को रखना है, ये मतलब ये आने के बाद बताने लगे कि कौन से पेड़ को हमको रखना है, कौन से पेड़ को नहीं रखना है, किसको काटना चाहिए। साथ ही साथ ये लोगों को भी अवेयर करने लगे कि कौन सी ट्री आपके लिए यूजफुल है, कि अगर आपको ट्री काटना है तो उसके किस ब्रांच से आप काटो या टहनियों को काट के ले जाओ। तो मतलब ये लोगों को अवेयर करने लगे, ये अवेयर इसीलिए करने लगे, नहीं तो जो फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग थे वो अंधाधुंध फॉरेस्ट काट रहे थे, अंधाधुंध पेड़ को काट रहे थे। देखिए पेड़ ब्रिटिश के भी लोग काट रहे थे, बट ब्रिटिश के लोग जो पेड़ काट रहे थे वो किसी ना किसी यूज के लिए हो रहा था। लेकिन ये लोग जो ब्रिटिश का, अब आप कहोगे कि यार ये तो सर तो पूरी तरह ब्रिटिश के पक्ष में आ गए, बाकी जो फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग थे वो भी तो अपने यूज के लिए कर रहे थे। तो देखिए इसमें अंतर होता है, एक होता है पब्लिक यूज, एक होता है इंडिविजुअल यूज। तो जो फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग थे वो तो अपने इंडिविजुअल यूज के लिए कर रहे थे ना, इंडिविजुअल यूज के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे थे। लेकिन जो देखो ब्रिटिश के लोग थे, मानते हैं कि वो भी अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए ही जो है देख रहे थे, लेकिन उनको मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गलती से ही मान लीजिए, लेकिन उससे हम आम पब्लिक का भी जो है क्या हो रहा थे, फैसिलिटी हम आम पब्लिक की बढ़ रही थी। ट्रांसपोर्ट, अब जैसे आज ट्रांसपोर्ट है, आज जैसे ट्रांसपोर्ट ब्रिटिश ने बना के चला गया, तो हो सकता है उस समय जब वो बनाए होंगे तो हो सकता है हमारे में बहुत अत्याचार किए होंगे, हम लोग को हार्ड वर्क कराए होंगे, हो सकता है क्या कराए थे, वो हार्ड वर्क कराएंगे, उसके बाद जितना हार्ड वर्क कराएंगे उतना पैसा नहीं दिए होंगे, उतना इनकम नहीं दिए होंगे, तो ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अगर देखो तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हम आप जैसे लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। वो जो उन्होंने किया वो गलत किया, वो अपने यूज़ के लिए किया, अपने बेनिफिट के लिए किया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती से ही उसका यूज़ हमें भी मिल रहा है। लेकिन जो फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग थे, ये जो पेड़ काट रहे थे, इनका यूज बाकी लोगों को मिल ही नहीं सकता ना, इनका तो इंडिविजुअल, ये गलती करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, ये गलती करेंगे तब भी इनको जो है यूज नहीं मिलेगा बाकियों को इनके अलावा। तो यही था, इसलिए एक कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री बनाया गया और एक जनरल इंस्पेक्टर बनाया गया कि जो फॉरेस्ट की देखभाल करे, चेक करे कि कोई फॉरेस्ट में मतलब पेड़ तो नहीं काट के ले जाए। जैसे आपने पुष्पा मूवी देखा होगा तो उसमें चंदन की लकड़ी की तस्करी की जाती है, चंदन की लकड़ी बहुत महंगी लकड़ी होती है, तो चंदन की लकड़ी की तस्करी की जाती है, तो वहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी भी चंदन की लकड़ी के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, ताकि वो देखें और कि वहाँ पे कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, वो देखिए वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जो है बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा। और Brandeis realized that the proper system had to introduce to manage the forest and people had to train in the science of conservation. This system would need a legal sanction. तो इसमें क्या हुआ, जो ब्रूडिस थे, मतलब जो डेट्रिस ब्रांडिस आए थे, तो ब्रांडिस ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट द्वारा ही कोई पॉलिसी चलाते हैं जिससे हम जो युवा लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, जो सिटीजन इंडिया के, उनको अवेयर किया जा सके, उनको एक
साइंस ऑफ कंजर्वेशन बताया जा सके कि कैसे हम जो है अपने ट्री का कंजर्वेशन कर सकते हैं, अपने ट्री को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको रिजर्व रख सकते हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में काट नहीं सकते। देखिए इसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो लोग थे नहीं, फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग, तो क्या करते थे कभी कभी जैसे जंगल में गए पेड़ काटने, ठीक है, अब वो पेड़ काट रहे हैं तो हल्का सा काट दिए, एक दो कुल्हाड़ी मार दिए, हल्का सा वो पेड़ लटक गया, फिर उनको लगा कि यार ये पेड़ खराब है, चलो दूसरा पे चलते हैं, तो वो दूसरा काटने लगे। तो जो पहला इन्होंने काट के आधा उसको झुका दिया वो तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया ना, अब वो चले गए दूसरे पे और दूसरा काट के ले गए, तो ये वाला अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया। तो उनको मैनेजमेंट नहीं पता था, उनको समझ नहीं सिस्टमैटिक ढंग से पेड़ कैसे काटना चाहिए, या अगर आप पेड़ काट रहे हो तो टहनी काटो वो फिर से उग जाएगा, तो ये सब चीज़ें उनको नहीं समझ में आती थी, वो डायरेक्ट पूरा पेड़ काट के ले जाते थे, तो ये सब प्रॉब्लम थी। तो इसलिए जो है ब्रांडिस ने कहा कि एक हम लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी लाते हैं और इनको अवेयर किया जाता है। जैसे आज नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज लाती है तो आप देते होंगे ऑटो रिक्शा हो गया, जीप हो गया, तो उसके पीछे पोस्टर लगा के फिर बड़ा सा स्पीकर लगा के पूरे जो है सिटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है सुनाया जाता है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज लाई है, इसके तहत ये हो सकता है, तो वो क्या किया जाता है हमें अवेयर किया जाता है। तो उस समय भी इसने क्या किया अवेयरनेस का सोचा कि एक हम क्यों ना अवेयरनेस के लिए फंक्शन करते हैं, अवेयरनेस के लिए कुछ करते हैं ताकि इन लोगों को भी समझ में आए कि फॉरेस्ट का अंधाधुंध कटाई बेफिजूल है। और साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प फॉर्मेटेड टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, और उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया गया 1865 में। द इंफीरियर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप, और जो इंफीरियर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको देहरादून में सेटअप किया गया 1906 में। इसमें इंस्टीट्यूट में क्या किया गया कि जो भी बच्चे जो भी लोग हैं बच्चे हैं अगर वो इच्छुक हैं इंटरेस्टेड हैं कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट को अपने वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, तो वो आके यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और उनको तरह तरह की चीज़ें तरह तरह के मेथड बताएंगे, टेक्निक बताएंगे कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ वेयर द लीव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। अब इसमें लोगों कैसे अफेक्ट होने लगे, लोग मतलब जो सोसाइटी फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग थे उनको वो कैसे अफेक्ट होने लगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट लग गए, इंस्पेक्टर लगे, अब लोगों को पेड़ काटने पे पूरी तरह प्रतिबंध हो गया और इनका 70 से 80% जो है मोस्टली किस पे डिपेंड थे, तो फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। तो अब ये कैसे जो है इनका इफेक्ट होने लगा, तो देखिए फॉरेस्ट पे इसलिए डिपेंड थे जैसे पेड़ काटते थे, राइट, तो पेड़ से इनको फ्यूल मिलता था, फ्यूल इन द सेंस कि जो ये वुड थे ये वुड को जला के उसके ऊपर खाना पकाते थे। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये पत्तों पे खाना खाते थे, और फॉरेस्ट में आप देखो तो वाइल्ड लाइफ बहुत है, तो ये जानवरों का शिकार करते थे और जानवर को भी खाते थे। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, इस चीज़ों पे प्रतिबंध हो गया, तो वहाँ के लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट आने लगा। अफेक्ट क्या हो गया, विलेजर वांटेड फॉरेस्ट विथ अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फूड्स और लीव्स। तो वही कि मतलब कि विलेजर्स जो है बस फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे। विलेजर देखिए उतना वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उतना वो समझदार भी नहीं थे, उनको नहीं समझ में आता था कि हम फॉरेस्ट से और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेबल बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, मेज़ बना सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं। उनको ये सब नहीं पता था, उनको सिर्फ ये था कि फॉरेस्ट से हमें 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या 3 चीज़ चाहिए, तो फ्यूल ईंधन, फूड खाना एंड लीव, यानी कि पत्ते। लीव पे ही खाते थे, पत्ते पे खाते थे। ये मत समझिएगा कि लीव यानी पत्ते पहनते थे, वो आदि मानव का अलग जमाना था, ये अभी की बात हो रही है 1870 1880 जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई थी उसके बाद की बातें चल रही हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच वेर सुटेबल फॉर बिल्डिंग्स, शिप और रेलवे। और जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी वो ट्री को इसलिए बचाना चाहती थी कि ताकि जब वो आगे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ, तो देश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो वो इसीलिए ट्री को बचाना चाहती थी कि बाकी आगे चल के अगर हमें फिर से रेलवेज बनाना हो, शिप बनाना हो, बिल्डिंग्स बनाना हो, तो उसमें हमें ये पेड़ क्या हो काम आए। और अगर ऐसे ही विलेजर्स अंधाधुंध काटेंगे तो पेड़ कमी हो जाएगी, जिससे हम आगे चीज़ों को नहीं बना पाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी चीज़ के लिए सही थे, और विलेजर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ठीक ही थे, क्योंकि भाई विलेजर को भी तो देखो वो भी पूरी तरह किस पे डिपेंड थे, वो भी तो पूरी तरह फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। अगर अब उनको फॉरेस्ट पे जो 80% फॉरेस्ट पे बेचारा डिपेंड है और उसको आप फॉरेस्ट ही ना दो तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ रहेगा। अब जैसे कोई है गवर्नमेंट, अगर कोई घर में एक लड़का उसको गवर्नमेंट जॉब मिली है तो उसके पूरे परिवार वाले उस लड़के के गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड हैं, अचानक उसके कह दिया जाए कि गवर्नमेंट जॉब आपका अब हम नहीं लेते हैं, ले लेते हैं, तो बताइए फिर बाकी उसका पूरा परिवार कहाँ जाएगा।
तो वही सेम चीज़ है। तो ब्रिटिश वाले भी देखो तो थोड़ा ठीक कर रहे थे, उनको भी चीज़ों को बचाना था, आगे मॉडर्नाइजेशन की दुनिया थी, मॉडर्न बनाना था, ट्रांसपोर्ट लाना था, हर चीज़ करना था, लेकिन उनको विलेजर के भी बारे में सोचना चाहिए, या फिर उनको कुछ रिजर्व एरिया दे देना चाहिए कि आप यहाँ पे पेड़ काटो तो फिर तुरंत पेड़ लगा दो। ऐसी कोई पॉलिसी लाओ कि जब आप यहाँ पेड़ काटो लगाओ तो आप जो है 8-10 साल तक, जब आप उधर के पेड़ खत्म करोगे तब तक 8-10 साल में ये पेड़ फिर से बढ़ जाएंगे, फिर इनको काटो। तो जैसे झूमिंग कृषि होती है, अब झूम कृषि क्या होती है हम आगे बताएंगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो विलेजर बस चाहते थे उनको फ्यूल, फूड और लीव मिल जाए, ये लोग मतलब और फॉरेस्ट के यूज के बारे में नहीं पता था कि और क्या क्या चीजें उनको चाहिए। अब नेक्स्ट है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्टेड कल्टीवेशन। अब कैसे फॉरेस्ट रूल अफेक्ट किया कल्टीवेशन को, तो देखो प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दिस इसमें जो है सबसे बड़ी चीज आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, फिर उसको फील्ड को, लैंड को जो है क्या बनाया जाता है, उस लैंड को, उस फील्ड को एक प्रॉपर एग्रीकल्चर की तरह बनाया जाता है, फिर उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, क्रॉप्स निकलते हैं, उस क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, उसको काट के रख दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उस खेत में आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है, तो उस खेत के जो राख रहते हैं, फिर जो पहली बारिश होती है मानसून की पहली बारिश, तो वो सारे राख को क्या करती है, जमीन के अंदर ले जाती है, मिट्टी में ले जाती है, फिर क्या करते हैं उसमें वो खेती करते हैं। तो ऐसा 1-2-3 साल करने के बाद क्या होता है, वो खेत बंजर होने लगता है, फिर उस खेत को ये लोग 15 से 18 साल के तक उस खेत को पूरी तरह छोड़ देते हैं और आगे कहीं जो है हार्वेस्ट, आगे कहीं एग्रीकल्चर करने लगते हैं, क्योंकि वो खेत बंजर हो जाता है, तो उसको 15 से 18 साल लगता है फिर से वापस एक एग्रीकल्चर जो है खेत में आने में, तब तक वो चले जाते हैं दूसरे यहाँ करने। तो इससे फार्मर को बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी कि वो जिस अपने खेत में करता है, तो वो 2-3 साल जो एग्रीकल्चर करने के बाद उसको 18 साल वहाँ पे रुकना पड़ता है, 18 साल तक क्या करना पड़ता है, उसको वेट करना पड़ता है, 15-18 साल बाद फिर से उसका खेत क्या होता है, एग्रीकल्चर के लायक होता है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी किसको, फार्मर को, मतलब कि बंजर इन द सेंस कि आप वीट, राइस जो 6-6 महीने वाली क्रॉप है उसको नहीं उगा सकते, सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, बाद में जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट, तो उनको भी लगा कि हमने अपने खुद के जो है पेट पे लात मार दिया, मतलब खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। वो ऐसा कि जब ये वीट और गेहूं और चावल, जब वीट और राइस का जब ये प्रोडक्शन करते हैं, तो कुछ वीट कुछ परसेंट ये खुद रखते हैं, बाकी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जो है अब वो 2-3 साल बाद, अब 18 साल बाद होगा, और बाकी जो है इनका जो सब्जी वगैरह, तो सब्जी वगैरह तो उतना ही प्रोडक्शन होगा ना जितना हम लोग खाएंगे, वो सब्जी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट तो होगा नहीं, जितना हम प्रोडक्शन होगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रही ना, एक्सपोर्ट कोई करेगा, कोई फार्मर एक्सपोर्ट करता है अपनी चीज़ों को, तो वहाँ से उसको जो प्रॉफिट आएगा, जब प्रॉफिट वो इंडिया में आएगा तो उसका 30% तो टैक्स चला जाएगा ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा यार ये पॉलिसी बहुत बेकार है, जो झूमिंग कृषि, जो झूमिंग एग्रीकल्चर जो हम लाए हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये बहुत ही खराब, इससे हमें खुद जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो बाद में इन्होंने इस पॉलिसी को हटा भी दिया। तो देखिए ब्रिटिश बहुत जगह गलतियां की हैं, राइट, कुछ जगह उनको तुरंत गलती के समझ में आ गई, उसको सुधार लिया, कुछ जगह उनको गलती समझ में नहीं आया, जिससे कि उनका भी नुकसान होता गया, उनको समझ में नहीं आया, और भाई जिसके ऊपर वो अधिकार जमाए थे, जिसके ऊपर वो पूरी तरह राज कर रहे थे, उनका तो भाई नुकसान हो ही रहा था, हम इंडियंस का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हु कुड हंट। अब शिकार कौन कर सकता है, देखो बिफोर द फॉरेस्ट लॉ मतलब फॉरेस्ट लॉ बनने से पहले मेनी पीपल हु लिव टू नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव बाय हंटिंग डियर, वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। तो वही चीज़ है कि जो फॉरेस्ट सोसाइटी के लोग थे, जब फॉरेस्ट रूल नहीं बना था उससे पहले, वो वही पूरी तरह डिपेंड थे, तो क्या करते थे, हंट करते थे, हंटिंग करते थे, क्या करते थे लोग, जानवरों को मारते थे। तो क्या हुआ, उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट आ गया, तो फॉरेस्ट एक्ट में साफ साफ कर दिया गया कि जो हंटिंग है उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया, और उस पर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट लगा दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति हंटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, व्यक्ति इन द सेंस लोकल व्यक्ति हंटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। भाई पनिशमेंट मतलब, पनिशमेंट का नाम सुन के तो ऐसा ही खौफ आ जाता। हम लोग भी बचपन में थे तो होमवर्क करके नहीं जाते थे, तो टीचर बोलती थी कि ना कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशमेंट से अलग ही एक मतलब काँप उठती थी पूरी बॉडी। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि पनिशमेंट जो है अब इनको मिलेगा, तो वो लोग भाई उससे भी डर गए कि अब पनिशमेंट मिलेगा तो चीज़ें जो हो नहीं पाएंगी। तो फिर वो जो एक उनका साधन था कि कम से कम चलो ये पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं, कम से कम हंटिंग तो कर रहे हैं, कम से कम खाने पीने को तो मिल रहा है, चलो ठीक है हम लोग कच्चा ही मांस खाएंगे, खाने को तो मिल रहा है, लेकिन हंटिंग को भी पूरी तरह क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया।
और देखिए जो हंटिंग है अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत पहले से ही चला आ रहा है। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर एनिमल हैड बीन अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी ऑफ सेंचुरी। अगर इंडिया में देखें जो हंटिंग ऑफ टाइगर आप देखेंगे तो ये रॉयल फैमिली लोग की निशानी होती, जो रॉयल किंग वगैरह रहते हैं वो सब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हंटिंग करते हैं और उनकी एक निशानी रहती है। उनके क्या होता है, एक मतलब कि जैसे होता है एक कंपटीशन रहता है कि जो राजा सबसे ज़्यादा टाइगर मार के गिराता है उसका उतना नाम हो जाता है। कोई राजा 400 टाइगर मार के गिराया है और जो है सामने खड़ा होकर अपनी फोटो तस्वीर खिंचवा रहा है, तो कोई राजा है 500 टाइगर मार के अपनी जो है सामने खड़े होकर फोटो तस्वीर खिंचवा रहा है। तो उस समय क्या था, एक प्रेस्टीज की तरह लोग लेते थे कि यानी हंटिंग यानी कि रॉयल लगने चाहिए, जो जितना हंटिंग करेगा, जितना जानवरों को मार रहा है, मतलब वो उतना महान है, वो उतना क्या शक्तिशाली राजा है। तो इंडिया में भी राजा महाराजाओं को हंटिंग का बहुत शौक था और टाइगर वगैरह मारते थे और साथ ही साथ टाइगर मारते थे और उपाधि वगैरह ले लेते थे। कोई टाइगर मारा तो शेर खान की उपाधि ले लिया। जैसे कि अभी आप देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी क्या था, टाइगर मार दिया था, शेर मार दिया था, तो उसको शेरशाह सूरी की क्या हो गई, उपाधि मिल गई। तो पहले क्या था, इसको एक प्रेस्टीज की तरह लिया जाता था। तो बहुत सारे टाइगर ही नहीं, बहुत सारे एनिमल को मारा जाता था और ओवर 80,000 टाइगर एंड 1,50,000 leopard and 2 lakh wolves were killed for rewarded in the period of 1875 से 1925। और 1875 से 1925 के बीच में 80,000 टाइगर और 1,50,000 शेर लेपर्ड, 1,50,000 जो है लेपर्ड को और 2 लाख वोल्व्स को मार दिया गया 1875 से 1925 के बीच में। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज के लिए कि हम 500 टाइगर मार के गिराए हैं तो मेरा नाम सबसे ऊंचा होगा, मैं सबसे पावरफुल हो गया। तब तक कोई आ गया कि मैं 700 टाइगर मार के गिरा, मेरा नाम हो जाएगा 7 सिंह भक्षक। तब तक कोई आया मैं 1000 टाइगर मारा हूं तो 1000 सिंह भक्षक। तो ऐसे क्या हुआ कि मतलब कि अपने प्रेस्टीज के लिए, कि केवल अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए टाइगर मारा जाने लगा और 80,000 टाइगर, 1,50,000 लेपर्ड और 2 लाख वोल्व्स को मार दिया गया 1875 से 1925 के बीच में। बाप रे। ग्रेजुअली द टाइगर कम टू बी सीन एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफी द महाराजा ऑफ सरगुजा। अब इसमें बताया कि एक महाराजा थे जिसका नाम था सरगुजा, वो अकेले 1,157 टाइगर, 2,000 लेपर्ड को 1957 में मार दिया था। मतलब एक साल के अंदर एक राजा 1,157 टाइगर और 2,000 लेपर्ड को मार दिए थे एक साल के अंदर में। तो सोचिए अगर ये उस समय रहते तो उनका बहुत बड़ा नाम रहता कि यार बहुत मतलब कि प्रेस्टीज है, बहुत पावरफुल राजा है। लेकिन आज के समय में ऐसा रहता तो इनको कम से कम लाखों बार फांसी लगी होती, इनको लाखों बार। जैसे कि अभी देख रहे हैं ना, वो सलमान खान फंसा है तो उसने सिर्फ एक डियर को मारा था और अभी तक वो फंसा है, अभी तक वो फंसा और कभी भी वो जेल जा सकता। तो सोचिए इसमें जिसमें भी इन्होंने 1,057 टाइगर को मार गिरा, उनका क्या हाल होता। उनको तो हमें लग रहा है लाखों बार तो फांसी मिल गई होती। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल किल्ड 400 टाइगर, और एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे वो इन्हीं के कंपटीशन में 400 टाइगर को मार गिराए। इनिशियली सर्टेन एरिया ऑफ फॉरेस्ट वेयर रिजर्व फॉर हंटिंग। इसमें क्या किया गया था कि हर जगह नहीं मारा जा रहा था, उसमें कुछ जगह सर्टेन एरिया मतलब एक निश्चित एरिया को डिसाइड कर दिया गया था कि हंटिंग यही होगी, हर जगह नहीं। तो जहाँ एक निश्चित एरिया डिसाइड किया गया था वहाँ में क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए सारे जानवर। क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए, कोई भी नहीं बचा, सब डिसअपियर हो गए। तो फिर अब इनको लगा, जब वो एरिया के जानवर खत्म हो गए तब इनको लगा कि भाई साहब अगर ऐसे हम पूरे दुनिया के जानवर को मारने लगे तो एक दिन तो पूरे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। और ह्यूमन बीइंग, जितना जानवर ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड है उतना ही ह्यूमन बीइंग भी जानवर पे डिपेंड है। तो इनको बाद में समझ आए, बोले ना, देखिए कहीं कहीं ब्रिटिश ने गलती किया लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट किया, समझा और तुरंत उस चीज में इंप्लीमेंट ला दिया। तो उनको लगा कि भाई साहब बहुत खतरनाक ये चीजें हो रही हैं कि, तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बहुत सारी पॉलिसीज ला दी। ब्रिटिश ने बहुत सारी एनिमल पॉलिसीज ला दी कि अब एनिमल को कोई मारेगा नहीं, अब एनिमल को कोई मारेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। और वो ब्रिटिश का जो रूल लाया था पॉलिसी कि अब कोई एनिमल को मारेगा नहीं, टाइगर को रिजर्व एरिया में रखा जाएगा, बिकॉज टाइगर अब जो है खत्म होने के कगार पे है। सरकार जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द
केसेस में देखेंगे तो टाइगर को ही राजा महाराजा मारते थे, तो सरकार, ब्रिटेन के सरकार भी सोची अब सबसे ज़्यादा हम लोग किस पे ध्यान देंगे, टाइगर पे, और टाइगर को नहीं मरने देंगे, कोई भी मर जाए टाइगर को नहीं हम मरने देंगे। तो टाइगर को बचाव किया जाने लगा, टाइगर रिजर्व एरिया, टाइगर कंजर्वेटिव एरिया, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, और वो चीज़ें आज तक लॉ, आज तक जो है चलता आ रहा है। और आज भी अगर आप टाइगर को मारेंगे तो आपको बहुत ही भयंकर पनिशमेंट मिलेगा। वो तो सलमान खान अच्छा सिप को मारे थे ना शायद सॉरी हिरन को मारे थे, हिरन को मारे थे तो वो बच गए। बच क्या गया, अभी भी उनके पे तलवार लटकी है, कभी भी उनकी मुंडी को उड़ा सकती है। लेकिन अगर ये टाइगर को मारे होते ना, तो ये जो फिल्म है ना टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, तो ये वही हो जाते, ये भी एक थे सलमान हो जाते। ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, की कैसे फॉरेस्ट में लोग रेबल बन गए थे। मतलब आप जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रोक दोगे तो इंसान रेबल बन जाएगा ना। रेबल मतलब कि अब हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, अब हमें क्या करना है, उस पर लड़ना है, प्रोटेस्ट करना है। वो कैसा बन गया, प्रोटेस्ट वाला आदमी बन गया। जैसे आप ही के मम्मी पापा अगर बहुत ज़्यादा आपको रोक के रखे, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हो सकता है पापा से थोड़ा डर हो, लेकिन मम्मी के सामने थोड़ा बहुत तो ब्लास्ट हो जाता ना कि आप लोग नहीं समझती, आप लोग पुरानी सोच की हैं, ये है वो है। तो क्या हुआ, रेबल करने का मतलब कि एक फील आया कि यार रेबल करते हैं, हमें कितना दबा के कोई रख रहा है। तो वही चीज़ फॉरेस्ट जब से लॉ आया तो बहुत ही फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों को दबा के रखा जाने लगा, जिससे कि उसके अंदर भी एक रेबल जो है आ गया कि अब हमें क्या करना है, अब हमें रेबल करना है, द रिटर्न ऑफ रेबल। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।